डायबिटीज का ट्रीटमेंट बेटा बाद में होगा. फर्स्टली यू शुड नो हाउ टू डायग्नोज डायबिटीज. हाउ टू, व्हाट इज द डायग्नोसिस क्राइटेरिया. चलो डायग्नोसिस भी छोड़ो, उससे भी और एक स्टेप पीछे आता है. व्हाट आर द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड. ग्लूकोज होम्योस्टेसिस पढ़ाया था ना मैंने. ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का बेटा क्या मतलब होता है कि एक नॉर्मल लेवल ब्लड में ग्लूकोज का बना रहे. ओके, देन व्हाट इज दैट नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. इट हैज टू बी स्लाइटली करेक्टेड. इट इज 70 to 110 mg per dl. उसका रीजन बताता हूं मैंने क्यों लिखवाया था. देयर वाज अ रीजन फॉर दैट. 70 to 110 क्या mg per dl. This is the normal fasting plasma glucose. कितना? 70 to 110. This is normal fasting plasma glucose. This criteria is set by WHO. Okay? WHO. Okay? It is the WHO criteria. कब सेट हुआ था पता? It is set in 1999, as far as I remember. 1999. अब सोचो 1999 हुआ, ये 1990s में ही है, इतना तो मुझे याद है. आई थिंक इट इज 1999. तब में अब में कितना फर्क आ गया. आज हर आदमी के हाथ में लैपटॉप है. ठीक, उस टाइम जिस पे लैपटॉप होता था उसकी शान अलग ही होती थी. 1990s में फोन वॉज अ बिग लग्जरी बैक देन. तब ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती थी बेटा. पीपल वर मोर फिट. अब क्या है, संडे को सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, फिर शाम हो जाती है, फिर पता ही नहीं चलता, फिर वहीं उसी फोन के साथ सो जाते हैं. सो आवर लाइव्स हैव बिकम सेडेटरी. आवर लाइव्स हैव बिकम, और आई शुड से मिजरेबल एज कंपेयर टू लास्ट जनरेशन. इसीलिए द क्राइटेरिया हैज बीन रिवाइज्ड वंस अगेन. क्राइटेरिया हैज बीन रिवाइज्ड वंस अगेन फॉर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. किसके लिए? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के लिए. नाउ इट इज सेट अप बाय ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन. किसने सेट किया है? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन. एंड द क्राइटेरिया इज 60 to 100 mg per dl. ठीक है, 60 to 100 mg per dl. अब समझ आया से ना, वो 70 से 100 कहाँ से आ रहा था, इसलिए थोड़ा याद करने में इजी रहता. तो डायबिटीज का छोड़ो, डायबिटीज का अगर आपका बेनेडिक्ट टेस्ट का भी वाइवा बेटा होगा ना, तो आपसे एग्जामिनर ना कंपोजिशन पूछेगा, ना पूछेगा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के नाम बताइए, कुछ नहीं पूछेगा. दीज आर ऑल नॉनसेंस क्वेश्चंस. क्योंकि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ था, तो वी हैव टू आस्क दीज थिंग्स. He'll straight away ask you, give me the criteria for fasting plasma glucose. ठीक है? As per ADA, as per WHO, he'll ask these things. मैंने बोला फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. क्या बोला मैंने? बेटा होल ब्लड में क्यों नहीं एस्टिमेट करते, प्लाज्मा में क्यों करते हैं? बेटा जो एक अच्छा क्लिनिशियन होता है, एक अच्छा डॉक्टर, वो वही किताब पढ़ता है जो आप पढ़ते हो. उसमें आप में कोई फर्क नहीं होता. He is just 1% ahead of you just because of these small things. Why it is estimated in plasma, not in whole blood? But एक certain dilution factor होता है, उससे वैल्यू में, एक्चुअल वैल्यू में चेंज आ जाता है. मेरे को CBG मशीन इसीलिए याद आई क्योंकि हम यहाँ से लेता है ना, तो मैंने बताया था ना वैल्यू बढ़ के आती है बेटा, इसीलिए. मैंने कहा था उस दिन समझ नहीं आया था. क्या? वही जो समझाया था कि प्लाज्मा, यही तो क्वेश्चन था, समझ नहीं आया. इसीलिए CBG मशीन प्रेफर नहीं की जाती, या प्रेफर की जाती है तो करेक्शन फैक्टर लगाया जाता है उसमें. ठीक है ना? हाँ, बट नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल गिविंग ब्लड फ्रॉम दिस साइड, एंड दिस इज कन्वीनियंट ऑल्सो. ठीक है, अब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का क्राइटेरिया मिला. अब डायग्नोसिस का क्राइटेरिया देखो, किसका? डायबिटीज मेलाइटस का. किसका? इफ यू आर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, बेटा ये रुला देने वाला वाइवा होता, याद रखिएगा, बहुत इस पे मेहनत करके आइएगा.
क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. इट विल कंटिन्यू अप टू योर फाइनल ईयर. ओके, इफ योर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ध्यान से सुनो, 126 mg/dl और मोर देन दैट. कितना? 126 mg/dl और मोर देन दैट ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स. कितना? 2 सेपरेट ओकेजन्स पे. आप मेरे पास आ जाए, आपका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मान लीजिए 128 आया. कितना आया? फॉर एग्जाम्पल, आई विल रिकमेंड टू यू दैट यू कम अगेन टुमारो एट 8 AM. तब दोबारा सैंपल दीजिएगा, तब हम उसे दोबारा चेक करेंगे. तब मान लीजिए 110 आ गया, या 110 छोड़े 115 आ गया, तो वी विल कंसिडर यू एज प्री डायबिटिक. ठीक है. लेकिन मान लो 128 की जगह इस बार आ रहा है 130, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डायबिटिक. ठीक है. 2 सेपरेट ओकेजन्स में. ऐसा नहीं कि आपके हाथ में एक रिपोर्ट आई, आपने देखा एंड यू जस्ट गिवन द प्रोविजनल डायग्नोसिस दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. यू डू नॉट हैव टू डू दिस थिंग. ओके. दूसरा एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है, दैट इज HbA1c. क्या? HbA1c. HbA1c, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन. किसी की फैमिली में अगर डायबिटिक पेशेंट्स हो तो उनका HbA1c का टेस्ट होता है. कभी सुना है HbA1c? रिपोर्ट्स में होता है. HbA1c इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग एंड मॉनिटरिंग डायबिटीज. HbA1c इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन. देखो बेटा, आपके ब्लड में जो आरबीसीज होती है ना, आरबीसी, लेट अस सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ आरबीसी. इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं. क्या होता है? प्रोटीन्स. आप सुन लो, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं. इन डायबिटीज व्हाट हैपेंस, योर ब्लड शुगर लेवल इज एलिवेटेड. ठीक, जरूरत से ज्यादा है, जितना नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा है. व्हाट हैपेंस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ओवरनाइट नहीं होगा बेटा, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गेट्स अटैच्ड टू दीज प्रोटीन्स. ठीक है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोसाइलेशन. क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को. अब इसकी एक वैल्यू होती है बेटा. वैल्यू कैसे निकालता है? मान लो 100 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक, 6 पे हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच मिला, तो परसेंट कितनी हुई बेटा? 6%. 4 पे मिलेगा तो कितना होगा बेटा? 4%. सो यही एस्टिमेट किया जाता है. नाउ डिफरेंट लैब्स यूज डिफरेंट क्राइटेरियाज बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. बट द एक्सेप्टेड वैल्यू इज 5.6% और below is considered normal. Okay, 5.6% and below is considered normal. 5.7 to 6% is pre-diabetic. क्या बात है, एक सिना है, एक बिहारी सब पे भारी आ जाए. Pre-diabetic 5.7 to 6%. And 6%, yeah, you can say 6.1% or above is diabetic. Diabetic क्या है? Diabetic. समझ आया बेटा? इसमें कोई 2 सेपरेट ओकेजन्स ये सब का कोई क्राइटेरिया नहीं चलता. सीधा आपको एक वैल्यू देखनी है एंड यू विल गेट द एस्टिमेट कि आप डायबिटिक हैं या नहीं. तो बोलो क्या क्राइटेरिया बेटा? बोलो. Normal level is from 5.6 और below. And 5.7 to 6 is pre-diabetic. And 6 and above is diabetic. इसमें टाइप कैसे? टाइप रुक जा, सबर तो कर यार. अभी तो बस ये समझ कि डायबिटीज का डायग्नोसिस कैसे हो रहा है. पहले समझो डायबिटीज पता कैसे करनी है. टाइप्स में बाद में चलेंगे. पहले नींव तो खोद ले बेटा, उसे तो भर ले, इमारत बाद में खड़ी करेंगे. ठीक है. दोबारा क्या बताना बेटा? यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. इफ इट इज, देखो हर सेल के ऊपर बेटा प्रोटीन्स होता है. ये कौन से प्रोटीन होता है पता है? दिस कैन बी कैरियर प्रोटीन्स, दिस कैन बी चैनल प्रोटीन्स, नंबर ऑफ प्रोटीन्स बेटा.
अब ग्लाइकोसाइलेशन इज अ रेगुलर प्रोसेस, ठीक, वो होता ही होता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लाइकोसाइलेशन कम होगा। डायबिटीज की वजह से क्या होता है बेटा, लेवल बढ़ जाता है तो ग्लाइकोसाइलेशन भी ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? एज सिंपल एज दैट। इसीलिए यहां पे जितना ज्यादा ग्लाइकोसाइलेशन होगा ना बेटा, उतना ज्यादा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रहा होगा। ये भी बड़ी मजेदार चीज है, मैं आपको बताता हूं। मान लो किसी का, वी कैन यूज, ये एक और क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूं, बहुत काम आती है बेटा ये। कैन वी फाइंड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज फ्रॉम HbA1c? यस, यस वी कैन फाइंड। मान लो किसी का HbA1c आ रहा है 8%, कितना आ रहा है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चार्ट होता है वहां लैब में, क्लिनिकल लेबोरेटरी में लगा होता है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, बस इसे समझो। तो आपकी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो होती है ना बेटा, इट रफली कम्स अराउंड 165 to 180 mg/dl. If your HbA1c is around 10.5, तो आपकी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मान लो होगी 235 to 250 mg/dl. इसीलिए HbA1c इज अ वेरी गुड पैरामीटर। इसकी एक और यूटिलिटी होती है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और HbA1c में क्या फर्क होता है बेटा? फास्टिंग, आपने जैसे सैंपल लिया FPG एस्टिमेट करने के लिए, वो आपको उस इंस्टेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल देता है, ठीक है, उस इंस्टेंट का। लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन तो बेटा निरंतर चलता रहता है ना। HbA1c आपको ग्लूकोज प्रोफाइल देता है फॉर लास्ट 3 months, फॉर लास्ट 3 months। अगर 3 months से आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है ना बेटा, तो HbA1c बढ़ा हुआ आता है। ऐसा नहीं होता कि आपका 2 दिन ग्लूकोज लेवल मान लीजिए बढ़ा आया तो उनका ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूसली बिगड़ा होगा तो ग्लाइकोसाइलेशन इंक्रीज होगा। और कंटिन्यूसली किस में बिगड़ता है बेटा? इन डायबिटीज मेलाइटस। अंडरस्टूड? एंड व्हाई ओनली 3 months ओनली? कौन आंसर करेगा इसे? 3 महीने ही की। यार ये क्या खा के आए हैं आज, पता करो ये क्या खा के आए हैं। वेरी गुड। RBC लाइफ इज 120 days। यस, वेरी गुड। RBC लाइफ इज 120 days। इसीलिए रफली 3 months की हमें एक, जिसे कहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की प्रोफाइल मिल जाती है। समझ आई बात? दैट इज व्हाई HbA1c is an excellent parameter for monitoring your carbohydrate metabolism, especially glucose metabolism. ये बहुत यूज होता है, बहुत। अब टाइप 1 और टाइप 2 पे आता है बेटा, किस पे? टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अभी तक आपने क्या सीखा बेटा? फंक्शन ऑफ इंसुलिन। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस। तीसरा HbA1c। नाउ टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। It is of 2 types majorly. Majorly it is divided into 2 types. Number 1 is type 1 and the second is type 2. Now, what is the difference between type 1 and type 2? कौन बताएगा? What is the difference between type 1 and type 2? Type 1 insulin is required, but in type 2 insulin synthesis. In type 1, the beta cells are damaged. Beta In type Good, good, good. ये लोग पढ़ रहे हैं, ये जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, दिख रहा है भाई। देखो, इन टाइप 1 देयर इज नो इंसुलिन सिक्रीशन और वेरी लेस इंसुलिन सिक्रीशन। ओके, क्यों? हाँ, पूरी बात बोलो। बीटा सेल्स फ्रॉम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियास, पूरी बात बोला करो। व्हाट हैपेंस? your immune system of the body, उसकी एक खास बात होती है, पता क्या क्या होती है? बोलो। टी सेल्स कितने टाइप के होते हैं?
छोड़ो सब बायोकेमिस्ट्री को, वापस चलो बॉर्डर क्रॉस करके फिजियो में चलता है। बोलो कितने टाइप की टी सेल्स होती हैं? यस, वेरी गुड, 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स, 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स। उनमें से एक होती है बेटा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। कौन सी पढ़ा है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पढ़ा है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ऑफ द बॉडी गेट्स ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड to kill your beta cells of isolate of Langerhans by generating antibodies. ठीक है? Cytotoxic cells or your immune system I should say is tolerant to your cells. ठीक है? वो आपके सेल्स को टॉलरेट कर लेता है, लेकिन बाहर से कुछ भी आता तो वो टॉलरेट नहीं करता। समझ आई बात? इसी तरह क्या होता है, कायदे से तो इस प्रिंसिपल से उसे पैंक्रियाटिक सेल्स भी टॉलरेट करने चाहिए, but actually something strange happens and we do not know what it is. The reason is still under investigation. हमको नहीं पता उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, WBCs एक्टिवेट होती हैं एंड दे किल द बीटा सेल्स। जब बीटा सेल्स ही नहीं रहेंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। बेटा पढ़ो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज आती है इसमें, MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा है बेटा? इम्यूनोलॉजी आगे आती है एडवांस बायोकेमिस्ट्री में, बहुत समस्या हो जाएगी आप लोगों को यार। पढ़ो प्लीज, थोड़ा इस चीज को भी पढ़ो तो समझ आया। इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस व्हाई देयर इज नो और वेरी लेस इंसुलिन सिक्रीशन? बिकॉज बॉडी प्रिपेयर्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। कौन से सेल्स? बीटा सेल्स। समझ आई बात? अब एक चीज ये होती है कि ये चीज बहुत अर्ली एज में होती है, जिस एज में आप लोग हो, ठीक है, इस एज में होती है, अराउंड 15 to 20 ईयर्स। रीजन इज स्टिल अननोन। ऐसा क्यों होता है हमें नहीं पता। ओके, सिमिलर टू दिस ना बेटा एक और डिजीज होता है, अगर आप लोगों ने सुना, हाशीमोटोज, लेकिन वो थायराइड में होता है। हाशीमोटोज में क्या होता है, वहां थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जिनको हाइपर थायराइडिज्म होता है ना बेटा, हाइपर थायराइडिज्म, उनमें ये एंटीबॉडीज बहुत प्रेवलेंट होती हैं, बहुत ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये आगे आएगा, ध्यान रखो सभी से। देन सेकंड इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। सेकंड वन इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है बेटा, इंसुलिन सिक्रीशन इज नॉर्मल, इंसुलिन सिक्रीशन इज नॉर्मल, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस देन? बोलो क्या होता है फिर? इंसुलिन ब्लड फ्लो के साथ है तो बाइंड नहीं हो सकता है, फॉल्टी। हाँ, फॉल्टी रिसेप्टर्स, और आइदर इट फेल्स टू कंबाइन। जब कंबाइन होने में फेल हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? अच्छा, ग्लूट रिसेप्टर्स का या ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स का काम क्या होता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना। किसको? ग्लूकोज को। जब वो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे तो क्या होगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो कहां पड़ा रहेगा वो? ब्लड में। तो इसीलिए ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज द बेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। समझ आया? टाइप 1 में और टाइप 2 में क्या फर्क होता है? टाइप 2 जो होती है ना बेटा, दिस इज मोर प्रेवलेंट, अराउंड 95%, और ये मेरे जैसे लोगों को होती है जो 30, 35, 40 तक होते हैं। हालांकि अभी आई हैव नॉट रीच 30, आई एम इन दैट सेफ जोन। ना अभी मेरे को टाइप 1 हो सकते हैं ना टाइप 2, दैट इज व्हाई आई एम एंजॉयिंग। अब और क्या था इसमें? अब सोचो, जब डायबिटीज में इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑल्टर होगा, सिक्रीशन का या एक्शन का, तो क्या क्या चीज इफेक्ट होनी चाहिए? सोचो, इंसुलिन क्या क्या चीज इफेक्ट करता है, वो सब चीजें अब इफेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हैं, बाद में बात करेंगे उस पर भी नहीं। इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा बेटा? हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो गया, मैं तो कह रहा हूँ हो गया। अब क्या होगा? इंसुलिन का इम्बैलेंस हो गया मान लो डायबिटीज मेलाइटस में। Increasing glucose level. Yes. Increasing glucose level in the blood. हाँ, that is okay. Glucose level has increased, but what are the metabolic repercussions? I am asking. Yes. बोलो बोलो। ग्लाइकोजेनेसिस पे पड़ेगा।
ना ना, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस तो इंसुलिन करता है। अब सोचो इन टाइप, यस लाइपोलाइसिस, यस लाइपोलाइसिस, क्यों सोचो, व्हाई लाइपोलाइसिस विल बी एक्सेलरेटेड, थिंक। हाँ ये एक रीजन होता है, ये एक रीजन होता है दैट इंसुलिन एक्सेलरेट लाइपोजेनेसिस। जब वो नहीं है तो लाइपोलाइसिस होगा, लेकिन इसका एक और आगे फॉलो अप होता है, मैं बताता हूँ, पहले सोचना दो लोगों को। इसका फॉलो अप होता है बेटा आगे बड़ा अच्छा, बोलो। देखो, द ग्लूकोज इज देयर इन ब्लड बट इट इज नॉट एंटरिंग इनटू द सेल। देखो, अगर मैं डायबिटीज अभी आगे बोलूंगा ना, तो यू शुड कंसिडर इट इज टाइप 2 ओनली, until and unless I have not mentioned that I am talking about type 1, ठीक है। ग्लूकोज तो सेल में बाहर ब्लड में अबंडेंट है, लेकिन अंदर एंटर नहीं हो पा रहा, क्यों? बिकॉज either the receptors are not acting or there is some faulty insulin. एनर्जी प्रोडक्शन। अब सोचो, सेल को एनर्जी तो चाहिए ना, सेल को एनर्जी तो चाहिए, ग्लूकोज नहीं तो किसी और तरह से। What are the second preferred fuel then? Fats. Not fats initially, not fats. पहले क्या होता है बेटा? पहले क्या एक्सेलरेट होगा? एक स्टेप और पीछे हो बेटा, बोलो बोलो। Breakdown of glucose. ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। पर उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। पूछो क्यों? हाँ एग्जैक्टली, मानना पड़ेगा भाई आज। ग्लूकोनियोजेनेसिस से बेटा क्या बनता है? ग्लूकोज ही तो बनता है, वो ऑलरेडी बाहर है। आप किसी और सोर्स से बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी बाहर ही पड़ा रहेगा। देन वी गो ऑन टू द थर्ड सोर्स विच इज फैट्स, which is fats। इसीलिए लाइपोलाइसिस बेटा बढ़ जाता है। फैट्स के बीटा ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल, और एसिटाइल कोएंजाइम से हमें आगे मिलती हैं कीटोन बॉडीज। क्या मिलती हैं? कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज सेल्स यूटिलाइज कर लेते हैं, ऑल्दो वो प्रेफर नहीं करते लेकिन कर लेते हैं। ऐसा सोचो, आपको मैंने सारा दिन कुछ खाना नहीं दिया, ठीक, तो बेटा शाम को वो मेस की दाल भी बड़ी अच्छी लगने लग जाती है। अगर पेट भरा हो ना तो आगे कुछ भी रख दो, नहीं खाने का मन करता, लेकिन 2 दिन से भूख लगी हो तो आदमी मेस की दाल और सूखी रोटी भी खा लेता है, कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। यही हालत होती है सेल की। Now you should have asked why gluconeogenesis is increased जब एंड प्रोडक्ट 0 है। सोचो, इंसुलिन, देखो एक चीज और ध्यान रखो, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में बेटा इंसुलिन सिक्रीशन तो नॉर्मल है, ठीक, इंसुलिन सिक्रीशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो आप मानेंगे, लेकिन उतने सिक्रीशन पे काम नहीं हो पा रहा। काम क्या नहीं हो पा रहा? सेल्स में ग्लूकोज पुश नहीं हो पा रहा, ठीक। तो बेटा पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियास और इंसुलिन सिक्रीट करता है। शायद मैंने कम सिक्रीट किया, आई हैव टू सिक्रीट मोर, शायद तब अंदर चला जाए, पर वो फिर भी नहीं जाता। इनफैक्ट इंसुलिन लेवल आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ना बेटा नॉर्मल से ज्यादा ही मिलता है, नॉर्मल से कम नहीं मिलता। नॉर्मल से मान लीजिए नॉर्मल लेवल इफ इट इज सपोज 100 यूनिट्स फॉर एग्जांपल, आप किसी टाइप 2 पेशेंट का इंसुलिन का असेसमेंट करेंगे ना, आपको 125 130 यूनिट्स मिलेगा, 150 यूनिट्स मिलेगा, क्योंकि पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने लग जाता है। अब जब ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होता है ना बेटा, तो पता क्या होता है? उसके रिस्पॉन्स में ज्यादा ग्लूकागॉन भी सिक्रीट होता है, ज्यादा कॉर्टिजोल भी रिलीज होता है, and these hormones accelerate gluconeogenesis। क्या एक्सेलरेट करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन अल्टीमेटली वहां पे भी बॉडी को पता चल जाता है कि अब ज्यादा ग्लूकोज बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो और दिक्कत कर रहा है हमें, सो दे आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स लाइपोलाइसिस।
फैट ब्रेकडाउन। समझ आई बात? यहाँ पे सर सोमाटोस्टेटिन एक्ट नहीं करेगा। मेन बेटा मेन यही होता है, ग्लूकागॉन एंड कॉर्टिसोल। 90% एक्शन इन्हीं से हो जाता। बाकी दोज आर माइनर पेप्टाइड हार्मोन्स, वो हुए ना हुए बराबर है। अब कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ बेटा इवन टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो जिसे कहना चाहिए अपटेक बढ़ाता है, पर उसका फायदा क्या है? 1-2% है। ठीक है, अब समझ आया इनिशियली ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों बढ़ता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, और फिर लास्ट में फैट ब्रेकडाउन शुरू होता है जिससे बीटा ऑक्सीडेशन होता है और हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट फॉर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। बेटा इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट में रोथेरास टेस्ट पॉजिटिव आता। समझ आई बात? ज्यादा कीटोन बॉडी बनेंगी तो ज्यादा यूरिन में भी तो रिलीज होंगी, इसीलिए 2 और 2 4 करना सीख गए तो अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। इट इज दैट सिंपल। और क्या था आफ्टर इट इज टाइप 1, टाइप 2 कीटोएसिडोसिस। अच्छा एक चीज और देखो, किसी ने अभी बोला था ना कॉम्प्लिकेशन में आई, किसने बोला था? आंख में दिक्कत होती है, किन्होंने? आपने ना? हाँ, आंख में दिक्कत होती है, उसका रीजन होता है बेटा इमीडिएट डायबिटीज में नहीं है। और इमीडिएट से मेरा मतलब है जिसको 6 महीने 1 साल 2 साल पहले डायग्नोस हुई, नहीं बेटा जिसकी प्रोलॉन्ग डायबिटीज होती है ना, प्रोलॉन्ग डायबिटीज, जिसको प्रोलॉन्ग डायबिटीज होती है 10, 15, 20 ईयर्स, उसमें दिक्कत ज्यादा होती है। एंड नॉट ओनली इन आईज। नहीं अभी सर नर्व्स पे बात करता है। अरे ठीक है भाई, पढ़ के आए हो, मुझे पता है, आज दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं ऐसे आप लोग पढ़ के आओगे ना तो मेरा भी काम थोड़ा आसान रहा। अरे वाह यार, ये मेरा असली शिष्य है भाई। क्या नाम है? चल, तेरा हम खास ख्याल रखेंगे भाई। देखो क्या होता है, आपकी ये होती है ना फिंगर्स, नर्व एंडिंग्स तो इस पे भी होती हैं। जब लैंसेट मारते हो तो दर्द होता है ना। जब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है ना बेटा, इन नर्व्स में भी सेंसेशन चला जाता। देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन दिस नर्व्स आल्सो, मोटर नर्व्स स्पेशली। हाथ में तो फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है, पैर में तो बिल्कुल ही चला जाता। एंड दिस हैपेंस स्पेशली इन डिस्टल पार्ट्स, जो दूरगामी हिस्से होता है ना बॉडी के, वहां पे ज्यादा। बेटा नेल में नर्व सप्लाई नहीं होती, नेल बेड में नर्व सप्लाई होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में, वो अलग चीज होती है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, नेल में कोई नर्व सप्लाई नहीं होती, नेल बेड में होती है। इज नेल अ वेस्टिजियल ऑर्गन? गिव रीजन बाय। कैन यू पॉइंट वन वेस्टिजियल ऑर्गन इन योर बॉडी अपार्ट फ्रॉम अपेंडिक्स? बात पूरी सुना करो। कौन सा? दिस इज कैनाइन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा बॉडी में, इसका कोई काम नहीं है। आप में और एक मंकी में क्या फर्क होता पता है? हैं? पूछ होती है, किसने बोला? अरे होती है, ये बड़ा वो होता है एम्ब्रियोलॉजी में, आपको सर बताएंगे, पूछेगा इनसे से क्या वो है बेटा। ये मेजर फर्क होता है। ये आशीर्वाद नहीं दे रहा मैं, दैट योर थंब एंड योर अदर डिजिट्स आर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। इससे हमारे हाथ की मोबिलिटी बहुत बढ़ती है, हम डिफरेंट काम कर पाते हैं। इसीलिए तो हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमने टूल्स बनाए, फिर हमने घर बना, आज हम यहाँ हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं बेटा। तो अब देखो नर्व सप्लाई या पेन हमें होना क्यों बंद हो जाता है। लेट अस सपोज दिस इज योर न्यूरॉन, ठीक है? क्या है? न्यूरॉन। इस पे क्या होता है बेटा? ये क्या है?
myelin sheath, and myelin sheath is made by, yes, very good, Schwann cells in CNS, PNS or ANS. बोलो श्वान सेल्स कहाँ बनाता है? CNS में नहीं बनाता बेटा, PNS में बनाता है। हाँ, मोटर नर्व जो PNS में बनाते हैं। इसीलिए हाथ में अगर कोई नर्व का डैमेज होता है ना बेटा, तो वो रीजनरेट हो जाता है ड्यू टू श्वान सेल्स। लेकिन दिमाग में, आंख में कोई समस्या हो जाए तो वो भारी पड़ जाती है। अब ये देखो, these are your myelin sheath and Schwann cells, यही साथ ही होता है। ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। क्या होता है? ऑस्मोटिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? जितना ग्लूकोज आप एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ना बेटा, बॉडी के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट पे, उतना इक्विवेलेंट तो पानी भी खींच लेता साथ में। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? जिनको डायबिटीज होती है उन्हें यूरिनेशन ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें बॉडी से ज्यादा ग्लूकोज रिमूव करना होता है और इक्विवेलेंट उतना पानी साथ में खिंच जाता है। ठीक है। अब जब प्रोलॉन्ग्ड आपका बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है या ये होता है, तो इसका भी बेटा कहीं ना कहीं ना ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है, एंड since glucose is osmotically active, your Schwann cells swells up. Schwann cells में swelling नहीं, मतलब they swells up. Swelling अलग चीज होती है बेटा। They swells up osmotically and burst, damaging your neuron. धीरे धीरे एक सेल में होगा, 2 में होगा, 10 में होगा, 50 में होगा बेटा, इसी तरह से सेंसेशन चली जाती है। ओके। Now your second question should be, sir, why it is at distal part only? कोई नहीं पूछता why it is at distal part only. बोलो। हाँ? नहीं, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखना, वो रिसेप्टर बेटा पीठ पे सबसे कम होता है, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन होती है ना, स्केल देता है उसमें, यहाँ पे फेस पे टच करवाते हैं, नाक पे करवाते हैं, हाथ पे, फिर पीठ पे नहीं पता चलता। वाई एट डिस्टल पार्ट ओनली बेटा? इसका एक रीजन होता है, डिस्टल पार्ट्स में ना ब्लड की वेलोसिटी बहुत कम होती है। ब्लड हैज अ वेरी लो वेलोसिटी, इसीलिए ग्लूकोज का टर्न अराउंड भी वहां पे बेटा धीमा होता है। ओके। कभी किसी को देखा है ग्लूकोज एस्टिमेशन करने के लिए पैर से ब्लड ग्लूकोज निकालता है? चाहे बंदा अनकॉन्शियस ही क्यों ना हो। चलो अभी तो आप लोग कह देंगे सर जूता डाला है, चप्पल डाला है, कौन झुके। मैं कहता हूँ चलिए वार्ड में लेटा हुआ है, दैट पेशेंट इज अनकॉन्शियस। कभी देखा है पैर से या इवन यहाँ से भी, थाई से भी सैंपल निकालते हुए? नहीं। इस यही रीजन होता है, बिकॉज द वैल्यू इज डिफरेंट देयर, इसलिए वहां पे डैमेज भी ज्यादा होता है। इसकी एक एनालॉजी आपको और मिलती है, पता है क्या? गाउट में जो मैंने बताया था, फॉर यूरिक एसिड डेपोजिशन, डिस्टल पार्ट्स आर कूल, ठंडे रहते हैं, वो इतने गर्म नहीं होते, इसलिए वहां पे यूरिट के क्रिस्टल प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ओके। नाउ रिड्यूसिंग शुगर बेटा डिटेक्ट करने का टेस्ट का क्या नाम होता है? बोलो। बेनेडिक्स टेस्ट होता है। इट डिटेक्ट्स ऑल रिड्यूसिंग शुगर। मेनली डायबिटीज में आपके कौन सी रिड्यूसिंग शुगर होगी बेटा? ग्लूकोज। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, याद रखना। कोई पूछे रिड्यूसिंग शुगर के नाम, फटाफट मोनोसेक्राइड्स का नाम बोलना शुरू कर दो, एकदम तोते की तरह। ठीक है। सुक्रोज क्यों रिड्यूसिंग नहीं होता बेटा? ये पढ़ के जाना, पूछा जाता है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे फाइनल में दैट वाई सुक्रोज नेम वन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बिलीव मी, अगर वाई इस हद तक आ गया ना बेटा कि नॉन रिड्यूसिंग के नाम बताओ, तो समझ जाना आपने वाई में बहुत बेकार परफॉर्म किया। इस हद तक आने मत देना वाई, प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पढ़ के जाना। वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, कई बार ये पूछ लेता है वो। बोलो। हाँ, नहीं होता, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, पूरी बात, दे आर इन्वॉल्व इन ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन।
और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आपको कहाँ मिलते हैं? डीएनए आरएनए। जब न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री चलेगी मेटाबॉलिज्म में तो वहाँ वो भी बताएंगे। अब डायबिटीज की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड है, मान लो 200 है, कितना? 200 mg/dl। दिस इज रिलेटिवली हाई। नॉर्मल कितना होता है फास्टिंग का? 70 to 110 एज पर WHO, और नए स्टैंडर्ड के हिसाब से अप टू 60 to 100। सो इट इज ऑलमोस्ट डबल। अब कभी किसी ने सोचा कि व्हाई ग्लूकोज स्टार्ट्स कमिंग इन यूरिन? यूरिन में क्यों आता है, कब आता है, कितने लेवल पे आता है? कभी सोचा किसी ने? बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव लगा लिए बस, उसके आगे सोचा, फॉलो अप लिया? देयर इज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर न्यूरॉन कह रहा हूं, नेफ्रॉन। देयर इज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। नाउ व्हाट डज दिस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम मीन्स? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किसी भी चीज के लिए जो होता है वो उसका लेवल डिफाइन करता है कि अगर इतने लेवल तक ब्लड में है ना 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 तो वो सारा ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेगा। लेट अस सपोज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज करेंटली नॉट 200, इट इज लेट अस सपोज 100। कितना? अब ये 100 mg/dl वाला ब्लड आपका नेफ्रॉन में आता है फॉर फिल्ट्रेशन। अभी तो बंदा डायबिटिक नहीं है तो कोई ग्लूकोज भी आगे नहीं जाना चाहिए यूरिन में। क्यों नहीं जाता? क्योंकि नेफ्रॉन पूरा रीएब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन बेटा नेफ्रॉन की भी एक कैपेसिटी होती है। क्या होती है? वो उसके ऊपर रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एंड दैट इज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। एंड दैट कैपेसिटी इज, पता है किसी को? बोलो। यस, एक्सीलेंट, 180 mg/dl। यस, 180 ना 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 फास्टिंग नहीं, ये सब में चलता है, सब में चलता है ये, फास्टिंग, रैंडम, पोस्ट प्रेंडियल। नॉर्मल रेंज नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं कि ये नेफ्रॉन की, ये कहना चाहिए किडनी की ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है बेटा। यानी कि जब तक आपका ग्लूकोज 180 तक है ना वो सारा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि डायबिटीज होने के बाद भी आपका बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि सारा ग्लूकोज किडनी खींच रही है। लेकिन अगर बेटा 190 हो गया, कितना हो गया? 190, तो 180 तो खींच जाएगा, किडनी उतना तो खींच लेगी, 10 निकल जाएगा बच के। यस, दिस इज रीनल थ्रेशोल्ड। और ये सबका अलग होता है। ग्लूकोज का 180 है, फ्रक्टोज का कुछ और हो सकता है, गैलेक्टोज का बेटा कुछ और हो सकता है, एंड फॉर अमाइनो एसिड इट कुड बी डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि अभी हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कितना है? 180 mg/dl। यानी कि अप टू 180 mg/dl एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, बट अबव 180 दिक्कत आ जाएगी। तो जिसका भी बेनेडिक्ट टेस्ट बेटा पॉजिटिव आता है ना, जिसका भी, एक चीज समझ जाना कि इसका ब्लड शुगर लेवल 180 से ज्यादा है। समझ आई बात? तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डायबिटीज, बेयर मिनिमम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डायबिटीज। ग्लूकोज किस पार्ट से रीअब्सॉर्ब होता है बेटा? A lot of things gets reabsorbed from PCT, including amino acids, including essential salts. हाँ, DCT में तो बेटा पानी रह जाता है। आप जो लूप ऑफ एनले से पानी बच जाता है ना वो बेटा DCT से आता है। कैसे आता है? ऑक्सीटोसिन के थ्रू। ऑक्सीटोसिन कह रहा हूँ, सॉरी, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन होता है ना, वेसोप्रेसिन बेटा DCT पे ही तो एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? DCT पे। कौन सा प्रोटीन वहां पे ट्रांसपोर्टर वो एक्सप्रेस करता है? एक्वापोरिन, पानी खींच लेता है। समझ आई बात? एक चीज और बेटा टाइप 2 में याद रखना, और टाइप 1 में भी। टाइप 1 का बेटा कोई प्रिवेंशन नहीं होता।
देयर इज नो प्रिवेंशन ऑफ टाइप 1। और अगर टाइप 1 हो जाए सो द पर्सन यूजुअली डाइज बाय द एज ऑफ 25 to 30। Death is seen in almost 80 to 90% of cases, and the person dies very young. But in type 2 diabetes mellitus बेटा क्या होता है, the person can live a very long life, बहुत लंबी लाइफ वो जी सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते जो टाइप 1 में होता, लाइक कीटोएसिडोसिस होते हैं पर इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। ठीक है, जब आपकी बेटा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है ना, क्या कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी, तो आपकी मसल्स पे ग्लूट रिसेप्टर्स का नंबर भी कम हो जाता है बेटा। क्या कम हो जाता है, का नंबर। इंसुलिन अब आप जितनी मर्जी रिलीज कर लो, जब नंबर ही लिमिटेड है तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी तो लिमिटेड होगा, तो उससे भी ग्लूकोज का लेवल बेटा बढ़ जाता है ब्लड में। आपने एक हफ्ता मान लीजिए एक्सरसाइज करी, फिजिकल एक्टिविटी आपने रिगेन करी, तो वो नंबर एक्सप्रेस होकर वापस कुछ बढ़ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। फिर आपने छोड़ दिया काफी लंबे समय तक, तो ग्लूकोज एलिवेटेड रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, रिसेप्टर्स नॉर्मल ही रहेंगे पर कम एक्सप्रेस होंगे, एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसीलिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज अ रीजन फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, ठीक है, समझ आया? तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स विच यू हैव टू यूटिलाइज। अभी आप लोग सब कौन सा टेस्ट लगाते थे, वो हीट कोगुलेशन, हे सल्फर कौन बोल रहा है यार, हीट कोगुलेशन। हीट कोगुलेशन टेस्ट जो लगाते हो ना बेटा, हीट कोगुलेशन में आज पता चलेगा कि प्रोटीन एक्चुअल में आता क्यों है डायबिटीज में, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो चलो क्लिनिकल केस अब डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। पहला है आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। बेटा जिनको पीछे नहीं दिख रहा वो ध्यान से सुने, इसमें लिखने या देखने वाला कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये सुनना ही पड़ेगा आपको और ध्यान से सुनना पड़ेगा। इंसुलिन डेफिशिएंसी प्लस ग्लूकागॉन और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन इन एक्सेस। इंसुलिन की डेफिशिएंसी और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स का एक्सेस। इंसुलिन का काउंटर रेगुलेशन में कौन सा हार्मोन काम करते हैं, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल। हाँ, इसीलिए आपने एक बात नोट कभी करी है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है ना बेटा, उनको स्टेरॉइड बड़ा सोच समझ के दिया जाता है। क्यों बताओ? बिकॉज स्टेरॉइड्स आर एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। आपने बड़ी मुश्किल से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में किया, एक स्टेरॉइड का छोटा सा इंजेक्शन दे दिया आपने, एंड दैट शूट्स अप अगेन। इसीलिए अपने मेडिकल करियर में ऑलवेज केयरफुली यूज स्टेरॉइड्स, बहुत रेशनल यूज कीजिए उनका। Carbohydrate metabolism. In carbohydrate metabolism, decreased fructose 2,6-bisphosphate causes gluconeogenesis more instead of glycolysis. It's a very technical thing. अगर आप लोगों ने gluconeogenesis पढ़ा है ना, तो बेटा ये एक रिएक्शन उसी में होती है जो ट्रिगर करती है, याद करो कौन सी? It is in gluconeogenesis बेटा। इसको लिखो, लिखो इस लाइन को, आप सब लोग कॉपी कर लेना उनसे, इसको लिखो और ये चीज देखना, दिस इज अ टेक्निकल टर्म। देखो पहले तो क्या होता था ना, थियोरेटिकल पेपर आता था तो थ्योरी पढ़ के आदमी निकल जाता था, बट नाउ एनएमसी हैज चेंज्ड द रूल्स ड्रास्टिकली। अब बेटा क्लिनिकल एम्फेसिस आप ये मानिए 70 to 80% रहेगा। आपको क्लिनिकल केसेस मिलेंगे, क्लिनिकल एक्सप्लेनेशंस मांगी जाएंगी आपसे, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पूछा जाएगा या बहुत कम पूछा जाएगा। इसीलिए ये सब चीज़ों पे थोड़ा आज से ही डबल डाउन कीजिए। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक बाय एडिपोज टिश्यू मसल्स हार्ट वाया GLUT4 डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है, जब इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन डिपेंडेंट GLUT4 रिसेप्टर्स आपके कहाँ से काम करेंगे? सही बात है कि नहीं? GLUT2 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं बेटा?
यहाँ तो GLUT4 लिखा हुआ है, दीज आर इंसुलिन डिपेंडेंट, GLUT4 इज इंसुलिन डिपेंडेंट, इनका दरवाजा इंसुलिन से ही खुलेगा। किसका? GLUT4 का। GLUT2 कहाँ होता है बेटा? बोलो बोलो, GLUT2 कहाँ होता है? वैसे तो 6 क्लासेस होती है, 1 2 3 4 5 6 और भी होती है, फर्दर डिवीजन भी है इनके। मेजर आर 2, मेजर 2 क्लासेस होती है, 2 और 4। बोलो 4 तो मसल्स में हो गई, हार्ट में हो गई, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन जहां जहां हो रहा है वहां सब जगह है, जहां पे भी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वहां हो रहा है। 2 कहां होता है? बोलो बोलिए, वेयर आर GLUT2 रिसेप्टर्स फाउंड? बताओ बेटा कहां मिलता है GLUT2 रिसेप्टर्स? वेयर आर GLUT2 रिसेप्टर्स फाउंड? लीवर। कहां पे? लीवर। एंड GLUT2 रिसेप्टर्स आर इंसुलिन इंडिपेंडेंट। उन्हें काम करने के लिए इंसुलिन नहीं चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा है वो सेल में भेज देंगे अंदर बिना इंसुलिन के। अब बताओ लीवर में इसकी क्या यूटिलाइजेशन होनी चाहिए? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर, बहुत बढ़िया। लीवर का काम क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करना। अब मान लो ग्लाइकोजन बाहर ब्लड स्ट्रीम में पड़ा है तो लीवर इंसुलिन आने का वेट थोड़ी करेगा बेटा, उसको तो इमीडिएटली लेना है ग्लूकोज। दैट इज व्हाई देयर आर GLUT2 रिसेप्टर्स। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप मसल्स में किसी तरह से GLUT2 रिसेप्टर्स बनाने में कामयाब रहे या एक्सप्रेस करने में कामयाब रहे, यू विल फाइंड द होली ग्रेल ऑफ मेडिसिन। You will find the holy grail of medicine बेटा, that is cure to diabetes। इस पे काम चल रहा है। अभी अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी हो, रशिया ने वैक्सीन बनाई है रिगार्डिंग कैंसर, सुना ना? इन चीजों से अपडेटेड रहा करो। फैट मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज्ड लाइपोलाइसिस रिलीजेस इंक्रीज्ड फ्री फैटी एसिड्स व्हिच अंडरगोज बीटा ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज। एक स्टेप मिसिंग है इसमें, बीटा ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम एंड एसिटाइल कोएंजाइम इज प्रीकर्सर ऑफ किसका? कीटोन बॉडीज का। ठीक है। एक चीज और मुझे बताओ, लास्ट टाइम भी आप लोग ही थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा केस डिस्कस किया था किसका? MI का। किसका? MI का। गिव रीजन और टेल मी ट्रू और फॉल्स। आर डायबिटिक पेशेंट्स मोर प्रोन टू MI? व्हाई? ना ना ना, कौन सा लाइसिस? हाँ भाई तू रुक जा यार, तू रुक जा थोड़ी देर। लाइपोलाइसिस हो रही है। व्हाई देयर इज इंक्रीज लाइपोलाइसिस इन डायबिटीज? बोलो, व्हाई देयर इज इंक्रीज लाइपोलाइसिस इन डायबिटीज? अरे अभी तो एक्सप्लेन किया था 20 मिनट पहले। व्हाई देयर इज इंक्रीज लाइपोलाइसिस इन डायबिटीज? बिकॉज सेल हैज टू गेट एनर्जी। यहां भी लिखा है, मैंने बताया यहाँ पे, सेल एनर्जी कैसे यूटिलाइज करता है बेटा? कीटोन बॉडीज से। कीटोन बॉडीज बनने के लिए क्या चाहिए? एसिटाइल कोएंजाइम है। और एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा कहां से आ रहा है? फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन से। तो ब्लड में जरूरत से ज्यादा फैटी एसिड होगा नहीं होगा? क्योंकि और जगह भी तो यूटिलाइज करवाना हमें। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड बढ़े हुए नहीं आएंगे। जब कोलेस्ट्रॉल और लिपिड बढ़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा बेटा? MI का खतरा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? उसमें रिस्क फैक्टर्स में याद करो क्या था? स्मोकिंग था। और उस पेशेंट की हिस्ट्री भी लिखी थी बेटा, ही इज नॉन डायबिटिक। याद आया? डायबिटिक पेशेंट्स आर प्रोन टू MI। और मैंने आपसे पूछा भी था कि लंग कैंसर से पहले मरेगा या हार्ट अटैक से, एक्सप्लेन भी किया था। यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स बेटा, दीज थिंग्स आर नो रॉकेट साइंस। ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था? प्लाक फॉर्मेशन में क्या हो रहा था बेटा? वो स्मोक करता था तो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे थे जो उसकी लिपिड प्रोफाइल बिगाड़ रहे थे, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बिगाड़ रहे थे, इंक्रीज हो रहा था कोलेस्ट्रॉल का लेवल। वहां पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज था बेटा क्योंकि वो स्मोक करता था। ही वॉज क्रॉनिक स्मोकर, चेन स्मोकर।
यहाँ पे डायबिटीज में लिपिड प्रोफाइल बढ़ रही है, इसीलिए इस एमआई का खतरा है। ओके ऐसे केसेस मिलते हैं बेटा, ऐसे मिलते हैं केसेस, यही हम लोग एग्जाम में रखेंगे। हम लोग कोई आसमान से नया केस नहीं लाएंगे आपके लिए। वी विल पुट ओनली दीज केसेस, सो ट्राई टू रिमेंबर देम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्राई टू कोरिलेट देम। बिना कोरिलेशन के कुछ नहीं होगा। अच्छा, डायबिटीज के देखो सिम्टम्स, देखो क्या क्या होता है। हम लोग डायबिटीज देखो क्या कर लिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ लिया, टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लिया, क्यों आता है यूरिन में शुगर ये पढ़ लिया, सब चीज पढ़ लिया। डायग्नोस तो करा ही नहीं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, देखो अनकंट्रोलेबल नोजिया एंड वॉमिटिंग। अच्छा ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है, सॉरी दिस इज फॉर एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मैं पहले आपको डायबिटीज का बता देता हूँ। डायबिटीज का डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, जो फिजिकल साइंस दिखता है, सोचो क्या क्या होने चाहिए। है? हाँ वो तो इंसिपिडस में भी होता है, और बोलो डायबिटीज इंसिपिडस में भी होता है, दैट इज क्या, yes blur vision is there but it is I think in जिसे कहना चाहिए ना, जिसकी डायबिटीज को थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता। प्रोलॉन्ग्ड यूरिनेशन इज अ रीजन बट इट इज नॉट द एक्चुअल मतलब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं। और बोलो और क्या क्या होना चाहिए, क्या, yes lethargy, increased tiredness, then the third reason is yes abnormal weight decrease या weight loss। और abnormal weight loss बेटा किन किन में होता है बोलो, HIV, मलेरिया, इन दीज ऑल्सो, ठीक है, इवन शायद डेंगू में भी, इनमें भी होता है। उसके बाद और क्या साइन होता है, फिर जो आपने बोला था ना बेटा जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है ब्लरी विजन, ठीक है, उस वो होता है इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ रेटिनोपैथी। वहां से देखेंगे हम, आगे केस है रेटिनोपैथी का भी। नहीं यार पैरालिसिस क्यों होगा, In women there is frequent vaginal infection. yes very good, yes And when there is a cut it needs time to heal. it does not heal, yes मैं तभी सोच रहा था, एक साइन मिस हो रहा था मेरे से, yes this is the actual sign। कई बार आपने देखा होगा ना आपके विसिनिटी में कोई जैसे एजेड आदमी होते हैं तो डायबिटीज वगैरह होती है ना उन्हें, प्रोलॉन्ग डायबिटीज, तो कहता है ना कि उनके चोट लगी थी, उनका घाव नहीं भर रहा था तो उनका पैर काटना पड़ा था। गैंग्रीन तो उसका फॉलो अप होता है बेटा, गैंग्रीन ना हो इसलिए पैर काटना पड़ता है, और ज्यादातर देखा होगा बेटा पैर ही काटना पड़ता है। वो क्यों काटता है वो भी बताएंगे आगे, उसका भी रीजन वही होता है जो नर्व डैमेज का होता है, बताते हैं आगे। ये क्या है, इसको छोड़ दो, ये इतना रिक्वायर्ड नहीं। इस पीपीटी में एक्चुअली ना बहुत सारी चीजें ऐसी थी विच आर नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल। फाइनल ईयर में जब मेडिसिन में बेटा आदमी पढ़ता है ना तो तब काम आती है। सो आई जस्ट ट्राइड टू शॉर्ट इट डाउन एंड नरेटेड टू यू वर्बली। केस देखो बेटा, दिस इज अ केस ऑफ रेटिनोपैथी। आप लोगों को पता है आपकी ऑप्टिक नर्व का कंटिन्यूशन होता है रेटिना, इट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, इट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है ना बेटा उसी का कंटिन्यूशन होता है रेटिना, इसीलिए योर रेटिना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CNS, याद रखना। विच इज द ओल्डेस्ट सेंसरी सेंसेशन इन बॉडी। अपने पास 3 होती है ना, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग, एक्चुअली 4 5 टच अभी वो उतने उस पे नहीं। बोलो विच इज द ओल्डेस्ट वन। सेंस ऑफ स्मेल, olfaction, your olfactory cortex of brain is the oldest part, ठीक है, that is the oldest cortex part. A 56-year-old male patient suffering from diabetes mellitus presented with diminishing vision, ठीक है, diminishing vision in both eyes over the past 1 to 3 months
बेटा आज मैं फिजिकल साइंस और बायोकेमिकल असेसमेंट में डिफरेंस नहीं बताऊंगा, ठीक है? आज आपको पता होने चाहिए फिजिकल साइंस या फिजिकल एग्जामिनेशन के साइंस क्या होता है। His past ocular history includes laser treatment for diabetic retinopathy, यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है इन बोथ आइज, और वो भी दोनों आंखों में। His examination now revealed proliferative diabetic retinopathy which is worse in the left eye। कौन सी आई में? लेफ्ट आई में। With neovascularization। What is neovascularization? यहां पे कोई बायोकेमिस्ट्री कोई फिजियोलॉजी नहीं लगेगी बेटा, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एनाटॉमी। Yes, new blood vessel development. But why it is dangerous to eyes? Why it is dangerous to eyes? बोलिए बेटा, बिकॉज आंखों की कैपिलरीज में ना, ब्लड वेसल की कैपिलरीज में बेटा एनास्टोमोसिस नहीं होता। क्या नहीं होता? एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस समझते हैं आप? ये कैपिलरी ब्रांच है, फ्यूज हो जाती है इससे, एंड इट्स अ कंटिन्यूएशन, यानी कि एक को दूसरा सप्लाई कर देता है, दूसरे को तीसरा कर देता है, या किसी को कोई और सप्लाई कर देता है। ठीक है, ये होता है काइंड ऑफ एनास्टोमोसिस। आंखों में ये चीज नहीं होती है। इसका मतलब अगर कोई नई ब्लड वेसल का बेटा सिंथेसिस हो रहा है ना, तो उसकी ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगी, यानी कि आंखों में खून रिसता रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज डेंजरस नियोवास्कुलराइजेशन। बाकी कहीं हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, एनास्टोमोसिस है, यहाँ से खून नहीं पिकअप होगा, कोई और ब्लड वेसल पिक कर ले, कोई और कैपिलरी ब्रांच पिक कर लेगी, बट देयर इज नो एनास्टोमोसिस इन आई। वो तो वहीं सीप डाउन करता रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज डेंजरस। नियोवास्कुलराइजेशन इज ऑल्सो वेरी गुड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर कैंसर बेटा। कैंसरस टिश्यू होता है ना, उनमें भी नियोवास्कुलराइजेशन होता है। हिस्टोपैथो स्टडी में वो भी देखा जाता है, जिसको हम एक टर्म देते हैं, अगर किसी ने सुना हो, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस यानी कि सिंथेसिस ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। नियोवास्कुलराइजेशन प्री रेटिनल हेमरेज, ये देखो हो गई प्री रेटिनल हेमरेज। He was diagnosed with high risk of proliferative diabetic retinopathy in both eyes and HTN, लास्ट टाइम भी आया था, हाइपरटेंशन। इस आइकत सर ही लिखता है, उन्हीं की पीपीटी है। His treatment plan is included strict glycemic and blood pressure control, intravitreal injection in the left eye followed by विट्रेक्टोमी। कितना पेनफुल प्रोसीजर है, आंखों में इमेजिन कर सकते हो इंजेक्शन? हाथ पे लगाओ तो बहुत लोग डर के भाग जाते हैं, आंखों में लग रहा है, देखो। तो ट्रीटमेंट प्लान अभी तक डॉक्टर ने क्या बताया बेटा? अपना मुंह नहीं, अपनी जबान पे काबू रखिए। कैसे? कम खाइए, कम खाइए। टेस्ट बड्स कहाँ होती है बेटा? जबान पे ही तो होती हैं, तो उन्हें थोड़ा कम स्टिमुलेट कीजिए। इट इज अ केस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, जिसको 1, 2 साल, 5 साल, इवन 10 साल की भी डायबिटीज होती है ना बेटा, उसको नहीं होता है कॉम्प्लिकेशन। दिस कॉम्प्लिकेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज वाले को होती है। 15 साल, 20 साल, उसको ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब अगर आप लोग नहीं समझते तो मैं बता दूं कि अगर डायबिटीज़ है तो ये चीज़ होने से इसका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो प्लास्टिक का बर्तन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। ओके, नाउ ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा बेटा खतरा उतना ज्यादा होगा। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, व्हाट डू यू मीन बाय अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस? व्हाट डू यू मीन बाय अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस?
देखो शुगर 140 150 है, दैट इज कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। अब आपकी 4 महीने से शुगर 300 से नीचे आ ही नहीं रही है तो क्या होगा भाई, रेटिनोपैथी होगी और क्या होगा, दैट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। देन people having type 1 diabetes mellitus are at a higher risk as compared to type 2 diabetes mellitus, क्योंकि बेटा टाइप 1 में आपको आईवी से इंसुलिन देना पड़ता है, इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगाने पड़ता है, क्योंकि वहां पे इंसुलिन का सिंथेसिस ही नहीं होता। किसमें? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी हैज डिस्ट्रॉयड योर बीटा सेल्स। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ग्रेजुअल पेनलेस विजन लॉस। पढ़ो बेटा इसे, क्या है? ग्रेजुअल पेनलेस विजन लॉस। व्हाई इट इज अ पेनलेस विजन लॉस? बोलो, दर्द क्यों नहीं होता? Nerves damage. क्या? नर्व का सेंसेशन चल कम हो जाएगा, पर पेन क्यों नहीं हो रहा? वही तो पूछ रहा हूं मैं। Why there is no pain? कम हो जाएगा, चल मैंने तेरी बात मान ली, पर दर्द तो उठना चाहिए चाहे कम हो। Why it is a painless loss? बेटा because there are no pain receptors in eye. आंख में पेन के रिसेप्टर्स नहीं होते। अंडरस्टूड? समझ आई बात? इसका बेस्ट एग्जांपल पता क्या होता है? जो लोग अंधे हो जाते हैं, जिनकी विजन में डिफेक्ट आ जाता है बाय लुकिंग एट एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, बेटा पता उनकी विजन में डिफेक्ट आना 1-1.25 सेकंड के बाद शुरू होता है। लेकिन उनको पता कैसे चलता है कि हमारी विजन में डिफेक्ट आ रहा है? इसलिए नहीं कि उनकी आंख में, उनके रेटिना पे दर्द होता है, इसलिए कि उनकी विजन में अब दिक्कत आने लग गई इमीडिएटली, एकदम से, कि एक ब्लैक स्पॉट मुझे दिखने लग गया यार, फिर वो एकदम से नजर हटाता, देखता दैट इज परसिस्टेंट एंड नाउ द विजन इज टोटली डैमेज्ड। अगर पेन रिसेप्टर होता तो एकदम से एक रिफ्लेक्स एक्शन होता, वो नजर हटा लेते। इसीलिए तो बोला जाता है बेटा ग्रहण पे, जब सूर्य ग्रहण लगता है उसे नहीं देखना चाहिए। इवन मैं कहता हूँ चाहे 500 प्रोटेक्शन दे दे कि सर ये लगा लो, नहीं कुछ होगा, वो लगा लो, नहीं कुछ होगा, भाई टीवी पे देख लेंगे, दैट इज बेटर। ठीक। सडन पेनलेस विजन लॉस या तो ग्रेजुअल हो सकता है या सडन भी हो सकता है। ओके। पैथोजेनेसिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज अ वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज वेयर सराउंडिंग द रेटिना देयर आर वेसल्स एंड पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट। नया एंजियोजेनेसिस हो रहा था, नियोवास्कुलराइजेशन हो रहा था, बेटा वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो वेसल्स टूटती हैं एंड दे डैमेज द रेटिना। ओके, दे डैमेज द रेटिना। उनके जो ब्रेक ओवर या लेफ्ट ओवर पार्ट्स रह जाते हैं ना, या जो ब्लड धीरे धीरे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सीप इन हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो बिकम स्टैग्नेंट, क्योंकि वो कहीं से निकल तो रहा नहीं, वो तो वहीं आंख में ट्रैप्ड है, बिकॉज देयर इज नो एनास्टोमोसिस इन द कैपिलरीज ऑफ आई, तो वो धीरे धीरे वहीं पे रेटिना को डैमेज करता चला जाएगा। ओके, नाउ देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। बेटा छोड़ दो, ये नहीं आएगा, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। 2 टाइप्स ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ट्रीटमेंट अगर आप लोग चाहें तो वर्बली से सुन लीजिए, वर्बली, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, ये ऑफ्था में आपको पढ़ा देंगे, इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। In case of non-proliferatic diabetic nephropathy, retinopathy, only the treatment is glycemic control. अगर तो non-proliferatory है ना बेटा, non-proliferatory retinopathy, तो एकमात्र इलाज है ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी कि अपनी शुगर को काबू में कीजिए। ठीक। Once it reaches proliferative stage, the treatment options are, जब एक बार प्रोलिफरेटिव स्टेज में आ गई रेटिनोपैथी तो फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता। नॉन प्रोलिफरेटरी में क्या था? जस्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर काबू में रखिए। प्रोलिफरेटिव में देखिए क्या क्या है। विट्रोरेटिनल सर्जरी, जो इस बंदे की हो चुकी है, विट्रेक्टोमी। ठीक। पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन। In this process, the entire retina is destroyed with laser
sparing only macula. Why macula is spared, ये पता होना चाहिए. सोचो, प्रोलिफरेटिव में पहुंच गया, अभी हमने लेजर से पूरा रेटिना जला दिया इसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन मैक्यूला छोड़ दिया. क्यों? Why macula is spared? Because macula has the highest concentration of cones. वहां पे सबसे ब्राइट इमेज बनती है बेटा. तो अगर आप बाकी सारा रेटिना जला देंगे, मैक्यूला को छोड़ देंगे, देयर विल बी सम इमेज फॉर्मेशन स्टिल इंटैक्ट. ठीक है, समझ आई बात? मैक्यूला पे सबसे ज्यादा कोन्स का कंसंट्रेशन होता है, रॉड्स एंड कोन्स वाले कोन्स में. कोन्स का काम क्या होता है? कलर विजन. और रॉड्स का काम क्या होता है? ट्वाइलाइट विजन, जिसको डिम लाइट विजन भी बोलते हैं. आंख में किसका नंबर ज्यादा होता है, रॉड्स का कोन्स का? बेटा कोन्स तो रात में नहीं काम करेंगी ना, रात में तो रॉड्स ही काम करेंगी, और रात में लाइट भी कम होती है, तो उनको कैप्चर करने के लिए हमें ज्यादा नंबर नहीं चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट ऑल्सो, इफ आई एम नॉट करेक्ट. ये चीज देखना, रॉड्स ज्यादा सेंसिटिव होती हैं एज कम्पेयर टू कोन्स. रॉड्स का नंबर भी इसलिए ज्यादा होता है. ठीक है. अच्छा हाँ, ये चीज़ बेटा ध्यान रखना, अभी आपका विटामिन ए शुरू होगा ना, विटामिन ए में पुलक सर बताएंगे सब चीज़. वर्ल्ड्स विजुअल साइकिल आएगी उसमें, देयर इज वर्ल्ड्स विजुअल साइकिल इन दैट, एंड विटामिन ए इज इन योर इंटरनल असेसमेंट ऑल्सो. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. तो समझ आया बेटा मैक्यूला क्यों छोड़ दिया जाता है? वाई मैक्यूला इज स्पेयर्ड? बिकॉज देयर इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स एट दैट. कुछ तो विजन बनेगी, बाकी सारा रेटिना खराब कर देते हैं कि अब चलो टपकता रहे, जो नए उससे ब्लड वेसल से थोड़ा बहुत खून आ रहा है या जो भी वहां पे डेपोजिशन हो रहा है, लेट इट बी. पर मैक्यूला को स्पेयर कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा तो बचेगा. नाउ इन केस ऑफ प्रोलिफरेटिव डायबिटिक नेफ्रोपैथी देयर इज इंक्रीज्ड VEGF ड्यू टू रेटिनल इस्चीमिया. छोड़ दीजिए, आपके मतलब की बात नहीं है, ऑफ्था वाले प्रोफेसर बहुत डिटेल में बताएंगे आपको. Retinal new vessels develop above the retina which leaks blood. ये बात समझ आई? This should be easy thing है ना? क्यों हो रहा है नया वेसल्स का डेवलप? Why new vessels are being developed? लिखिए, you will have to find the answer of this. Why new vessels are getting developed in retinopathy? Finally, this causes retinal detachment. This causes retinal detachment. After the new vessels are developed, this causes retinal detachment. अभी आपको चलो मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़. लेट अस सपोज ये आपकी आँख का स्ट्रक्चर है, ठीक? रेटिना इस पे कुछ ऐसे अटैच्ड होता है, धीरे धीरे बेटा रेटिना टूटने लग जाता है, ये निकलने लग जाता है. आँख में कोई पेन रिसेप्टर नहीं होता, लेकिन बेटा आँख जिस सॉकेट में होती है, जहाँ होती है, वहाँ पे पेन रिसेप्टर होता है. इसलिए जब ये रेटिना टूट के गिरता है ना, तब बहुत भयानक दर्द होता है, बहुत भयानक. कितना आदमी को लगता है अपनी आँखें बाहर निकाल ले. और आँखों के साथ साथ पेन पता कहाँ होता है? से ना घूम नीचे बैठा रहे ना थोड़ा सा, यहाँ पे, बिकॉज दिस इज योर विजुअल सेंटर. ओके, बैठ जाओ. चलो मैं आपको बताता हूँ why there is new synthesis of blood vessels, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो समझ आया बेटा रेटिनोपैथी का केस? why रेटिनोपैथी अकर्स? न्यू ब्लड वेसल सिंथेसिस होती हैं, जिनसे ब्लड और दूसरे प्रोडक्ट सीप डाउन होते हैं. दे डिटैच द रेटिना एंड फाइनली डैमेज द इमेज फॉर्मिंग प्रोसेस. ठीक है. ट्रीटमेंट में क्या होता है? दो होता है, नॉन प्रोलिफरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव. नॉन में क्या होता है? अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल कीजिए. एंड प्रोलिफरेटिव में क्या होता है बेटा? देयर इज पैन रेटिना कोएगुलेशन. ठीक, जिस स्पेयरिंग योर मैक्यूला छोड़ के सब पूरा रेटिना कोएगुलेट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है. ओके, अब समझ आया बेटा ब्लरी विजन क्यों दिखती है डायबिटीज में? क्योंकि वो बंदा रेटिनोपैथी की स्टेजेस से गुजर रहा होता है. डायबिटिक नेफ्रोपैथी.
चलो अब इधर देखो, रेटिनोपैथी का ही आपको मैं एक आंसर दे देता हूँ. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर बट आई विल जस्ट गिव यू अ हिंट. ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू अ हिंट. इसने बोला था अभी पार्थ ने दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड गैंग्रीन. मैंने कहा था ना कि वो पैर काटना पड़ता है इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग डायबिटीज. ऐसा क्यों होता है बेटा, सोचो. इसका रीज़न देखो ये होता है, डायबिटीज़ में पैर का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था मैंने बेटा, ब्लड वहाँ पे बहुत धीमा फ्लो करता है. ठीक, इसीलिए नर्व्स डैमेज हो जाती हैं क्योंकि उनका ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है और उनका श्वान सेल्स डैमेज हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सेंसेशन चला जाता है. लेकिन बेटा एक चीज़ और होती है वहाँ पे, ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड. लेट अस सपोज दीज आर योर ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्स, लोअर लिम्स. ठीक है, ये आपकी पैर की ब्लड वेसल्स हैं. सिंस ग्लूकोज इज एन ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड, वो ब्लड में थ्रू आउट आपका घूम रहा है, यानी कि ब्लड वेसल्स में घूम रहा है. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो सराउंडिंग एरिया से पानी खींच लेगा वेसल्स में, खींचेगा? विल इट डू और नॉट? यस है ना. अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, अगर इसमें पानी आएगा तो क्या ये वेसल या वेन डिस्टेंट होगी? फैल जाएगी? फैल जाएगी ना. अब बेटा अगर ये फैलेगी तो क्या ये अपनी साथ वाली वेन पे कंप्रेशन डालेगी? विल इट कंप्रेस द वेन accompanying नियर इट और द कैपिलरी? ठीक. अब बेटा धीरे धीरे क्या होगा, एमआई की तरह, एमआई में तो क्लॉग बन रहा था जिससे आगे ब्लड सप्लाई रुक रही थी. यहाँ पे बेटा ऑस्मोटिकली एक्टिव क्योंकि मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है और धीरे धीरे हल्का हल्का कंप्रेशन पड़ रहा है, वो वेन आगे, आर्टरी आगे, जहाँ भी जा रही थी वहाँ पे नॉर्मल से कम ब्लड सप्लाई पहुँचेगी. ठीक है, नॉर्मल से कम ब्लड सप्लाई पहुँचेगी. धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होगा वहाँ पे, वहाँ से ब्लड की रिकलेक्शन भी बेटा कम होगी, इसलिए वहाँ पे धीरे धीरे एडिमा भी आपका बनना शुरू होगा, वहाँ पे एडेमिक स्टेज भी आएगी. और इससे क्या होगा, बोलो, कंटिन्यू करो आगे. जब ब्लड का वहाँ से कलेक्शन भी धीमा होगा, वहाँ पे पहुँच भी धीमा रहा है, टिश्यू मर रहे हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा वहीं का वहीं रह जाएगा. तो वो वेस्ट प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट वहीं पे बेटा सड़ने लग जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. और जब एक प्रोलॉन्ग टाइम तक ये चीज़ चलती रहती है, देखो डायबिटीज़ में कुछ भी एक दिन में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, इवन 5 साल में भी नहीं होता. ऑल द कॉम्प्लिकेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज़. इसीलिए डायबिटीज़ जितनी लंबी उतनी खतरनाक, पेशेंट का उतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, सेम थिंग हैपन्स इन रेटिनोपैथी. दोज क्लॉग्ड पार्टिकल्स सीप डाउन एंड डैमेज द रेटिना. ठीक है, और वहाँ पे नया एंजियोजेनेसिस हो रहा है और नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं, वो और ज़्यादा दिक्कत कर रही हैं, उनसे ब्लड भी अब सीप होने लग गया. ब्लड क्यों सीप हो रहा है? बिकॉज देयर इज़ नो एनास्टोमोसिस बिटवीन देम. चाहे इधर से आ रहा है तो चलो हम इधर से उठा लेंगे, ब्लड इधर से कलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता आँख में. इसीलिए समझ आई बात? सर एक और प्रॉब्लम, कौन सा? ये मतलब रेटिना का जो बोल रहा है, ये रेटिना का नहीं है, एनास्टोमोसिस का जो बोल रहा है. एनास्टोमोसिस का ये होता है ना बेटा, देखो एक ब्लड वेसल है वो यहाँ से ऐसे आ रही है, इसका ब्लड आगे यहाँ से भी कलेक्ट होता है, यहाँ से भी कलेक्ट होता है, यहाँ से भी कलेक्ट होता है, कोई नई वेसल बन जाएगी वो भी कलेक्ट कर लेगी. आँख की जो ब्लड वेसल्स होती हैं दोज आर एंड कैपिलरीज, दोज आर एंड कैपिलरीज. उनका आगे कोई माई बाप नहीं होता बेटा, उनकी कोई कंटिन्यूएशन नहीं होती ऐसे, देयर इज नो कंटिन्यूएशन अहेड. इसीलिए अगर कोई नई ब्लड वेसल बनेगी ना बेटा तो वो किसी से जुड़ेगी भी नहीं, वो एक सीवर के पाइप की तरह है जो खुला है जिससे थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है. अब ब्लड जब तक चल रहा है ब्लड वेसल्स में तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक जगह रुक गया तो समस्या कर रहा है ना.
and that is accelerating the retinopathy. It is accelerating retinopathy. अब यहाँ पे आता है बेटा नेफ्रोपैथी पे. नेफ्रोपैथी कहाँ होनी चाहिए? किडनी में. अब देखते हैं कि एक्चुअल में प्रोटीन्स यूरिन में क्यों आते हैं. अब समझिए वाई प्रोटीन एक्चुअली कम्स इन यूरिन. अब कहिए एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन शॉक से, अब कोई कुछ नहीं कहेगा. दिस इज योर ग्लोमेरुलस, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, दिस इज योर ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस किसका पार्ट होता है बेटा? नेफ्रॉन का. नेफ्रॉन का इनिशियल पार्ट होता है. एंड दिस इज योर पोडोसाइट्स. क्या है ये? पोडोसाइट्स. इनका एक और नाम भी होता है, इनको बोलते हैं फुट सेल्स, और आई थिंक इनको मेसेंजियल सेल्स भी बोलते हैं. आई थिंक देख लेना फिजियोलॉजी में जब आएगा ना, देख लेना इनके 2-3 नाम होते हैं. पोडोसाइट्स तो कन्फर्म है, फुट सेल्स इज ऑल्सो. And this is the basement membrane. This is the basement membrane of podocytes की नहीं बेटा. Yes, not Bowman's capsule actually, it of glomerulus. Glomerular capillary की. अंदर बेटा बहुत सारी कैपिलरीज होती है ना, घूमती है, एक राउंड टफ्ट बन जाता है. ठीक है बेटा, ये उसी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है. इट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस क्या होती है बेटा? यही आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है. दिस इज योर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो ब्लड से प्राइमरी यूरिन, ध्यान से सुनना, प्राइमरी यूरिन जो अलग होता है ना बेटा, वो यही मेम्ब्रेन करती है. ये वाइवा में आपसे फिजियो में तो पक्का पूछेंगे कि बाउमेंस कैप्सूल से या ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट छन के आता है नीचे पीसीटी में, उसका क्या नाम होता है बेटा? उसे प्राइमरी यूरिन बोलते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. अब अभी हम नेफ्रोपैथी देख रहे हैं बेटा. नेफ्रोपैथी, ये चीज ध्यान रखना. अब एक चीज क्या होता है बेटा, इसमें आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है. ठीक है, कैपिलरी में योर ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन इट. अलॉन्ग विद इट देयर आर प्रोटीन्स ऑल्सो. ब्लड में आपके प्रोटीन्स भी होते हैं. कौन कौन से होते हैं बोलो? 3 मेजर जो होते हैं. फिब्रिनोजेन. अब आप एल्ब्यूमिन कहते थे हीट कोगुलेशन में, दैट वाज टेक्निकली करेक्ट, लेकिन मैं आपको वहां पे रोकता था क्योंकि अब उसका टाइम आया पढ़ने का. अब पढ़ो उसे ध्यान से. वहां पे उसका पढ़ने का या बोलने का फायदा नहीं होता आपको. देखो, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में ना बेटा फिल्ट्रेशन पोर्स होती है जिनसे आपका प्राइमरी यूरिन छन के आता है. क्या होती है? फिल्ट्रेशन पोर्स. ठीक है, क्या होती है? फिल्ट्रेशन पोर्स. अब इन पोर्स का जो साइज होता है ना बेटा, द साइज ऑफ दीज पोर्स, इन पोर्स का साइज, इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू साइज ऑफ एल्ब्यूमिन. इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द साइज ऑफ एल्ब्यूमिन. लेकिन फिर भी एल्ब्यूमिन नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता यूरिन में बेटा. क्यों? सोचो. देखो, प्रोटीन लॉस होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटीन. मैंने बताया था ना अप टू 200 या 250 mg/dl, बट दैट इज नॉट एल्ब्यूमिन. वो अलग तरह की प्रोटीन्स होते हैं, वो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं. बॉडी में तो हजारों तरह की प्रोटीन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल टैम्स हॉर्सफिल प्रोटीन, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, बेटा उसका भी लॉस होता रहता है यूरिन में, याद रखना. इसलिए जिन लोगों में विटामिन की कमी हो जाती है ना, दे आर एट रिस्क ऑफ दैट. साइज छोटा होता है, पास हो जाती है. ऐसे ही बहुत सारे और प्रोटीन होते हैं जो टोटल कंस्टिट्यूट करके आपका 200-250 mg/dl और पर डे बनाते हैं. लेकिन बेटा उसमें एल्ब्यूमिन नहीं होता, उसमें ग्लोबुलिन नहीं होता, और ना ही उसमें फिब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन होता. अब देखो, इस फिल्ट्रेशन पोर के साइज में और एल्ब्यूमिन के साइज में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी एल्ब्यूमिन यूरिन में नहीं आता. क्यों? Why does not come in urine? उसका रीजन होता है दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन ना बेटा, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज,
कैसी चार्ज है बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा? एंड सिमिलरली एल्ब्यूमिन इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड. एल्ब्यूमिन इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज. एल्ब्यूमिन जब भी पोर के पास आने की भी कोशिश करता है तो रिपेल हो जाता है और वापस मुड़ जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड के साथ साथ ऊपर चला जाता है या कहीं और चला जाता है. इसीलिए नॉर्मली एल्ब्यूमिन डज नॉट कम इन यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्ब्यूमिन ऑल्सो इन बेसमेंट मेम्ब्रेन. अंडरस्टूड? अब our patient is suffering from diabetes type 2 and it is very prolonged. जैसा कि मैंने आपको बताया ना बेटा, डायबिटीज की कोई भी कॉम्प्लिकेशन एक दिन में नहीं होती है, चाहे रेटिनोपैथी हो, MI हो. MI इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज. MI भी एक तरह से डायबिटीज की ही कॉम्प्लिकेशन होती है बेटा, क्योंकि वहां पे लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी हुई है ना डायबिटीज की वजह से, और यहाँ पे नेफ्रोपैथी हो रखी है. लेकिन नेफ्रोपैथी कैसे प्रोसीड करी, जरा यहाँ देखो एल्ब्यूमिन आ कैसे रहा है. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना बेटा, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रोटीन. क्या है ये? प्रोटीन. जब डायबिटीज प्रोलॉन्ग होगी तो बेटा इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का पता क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन. वही यूजुअल 2-3 टर्म्स, वही कल्प्रिट है सब जगह. क्या हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन का? ग्लाइकोसाइलेशन. दैट मीन्स एडिशन ऑफ ग्लूकोज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन विल लूज इट्स नेगेटिव चार्ज. This basement membrane will lose its negative charge and albumin is now free to come in urine. अब albumin आना शुरू हो जाएगा because there is no repulsion now. अब समझ आया बेटा डायबिटीज में क्यों प्राइमरली एल्ब्यूमिन आता है और प्रोटीन क्यों आता है? इस वजह से आता है, बिकॉज देयर इज ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रोलॉन्ग डायबिटीज. Now there is no repulsion between albumin and basement membrane and it's freely filtered. Plus उसका साइज भी पोर के बराबर ही है, तो आने में भी कोई समस्या नहीं होगी. ग्लोबुलिन का साइज तो बहुत बड़ा होता है बेटा, फिब्रिनोजन का तो और भी बड़ा होता है. चलो मैं कहता हूँ वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है, मैं कहता हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन का चार्ज खत्म हो गया, लेकिन घुस भी तो नहीं पाएंगे, ऐसे थोड़ी कि मुंह उठा के आ जाएंगे. एल्ब्यूमिन है सिमिलर साइज टू द पोर्स, जितना छेद है उतना साइज एल्ब्यूमिन का है, सो इट विल पास थ्रू. दैट इज व्हाई, इसीलिए एल्ब्यूमिन ज्यादा मिलता है और इसीलिए एल्ब्यूमिन सबसे पहले आता है. ओके, आओ इधर देखते हैं. A 35-year-old African male was seen in the light switch off कर दो. In the nephrology clinic on advice his primary care physician. A recent fasting lipoprotein analysis revealed a LDL cholesterol level of 145 mg/dl. बताओ कम है ज़्यादा है? जिन सर ने MI एक्सप्लेन किया होगा बेटा उन्होंने भी बताया होगा आपको LDL HDL के लेवल. बोलो. एलिवेटेड है बेटा, एलिवेटेड है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल? फंक्शन क्या होता है LDL कोलेस्ट्रॉल का? बताया था मैंने लास्ट टाइम, बैड कोलेस्ट्रॉल. बट ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये लीवर से पेरिफेरल टिश्यूज में लिपिड ट्रांसपोर्ट करता है, लीवर से या एडिपोज टिश्यू से पेरिफेरल टिश्यूज में. पेरिफेरल टिश्यूज आपको होता है ये लीवर और एडिपोज के अलावा जो भी टिश्यू है ना बेटा वो पेरिफेरल टिश्यू है, ये समझ लो. HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ कितना है? 36 mg/dl. कम है ज़्यादा है या नॉर्मल है? इट इज़ लो. नॉर्मल होता है 55 to 60 mg/dl. ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑफ 420. TG का लेवल होता है बेटा अराउंड 200 नॉर्मल. कितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स का, यानी कि ब्लड में कितना ज़्यादा फैट है. और ये फैट क्यों है पता है? बिकॉज आवर पेशेंट इज डायबिटिक. जब डायबिटिक है तो ब्लड में फैट तो इंक्रीज हो गई. एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 280 mg/dl. बताओ ज़्यादा है कि कम है? बोलो.
आप लोग बताइए ज़्यादा है कि कम है कोलेस्ट्रॉल लेवल? इट इज़ एलिवेटेड, ज़्यादा है। नॉर्मल लेवल इज अप टू 200 mg/dl। कितना? अप टू 200 mg/dl। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल, दैट इज अप टू 250 mg/dl। कितना? 250 तक बॉर्डर लाइन है। देन अबव दैट इट इज हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। At time of presentation to the clinic, his BP was high, 190/100. Although there was no evidence of coronary heart disease or peripheral vascular disease. बेटा, what is the normal value of blood pressure? हाँ, mmHg, millimeter of mercury, mmHg। बेटा पूरी चीज लिखनी चाहिए। Although there was no evidence of coronary heart disease or peripheral vascular disease. अच्छा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा खतरनाक होता है, डायस्टोलिक? मैंने बताया था लास्ट टाइम। अच्छा, आप लोगों को नहीं बताया था ना? ये बताया था? नहीं बताया था ना? अच्छा, सिस्टोलिक ज़्यादा खतरनाक होता बढ़ा हुआ, डायस्टोलिक? बोलो। डायस्टोलिक बेटा, शी इज़ राइट, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। डायस्टोलिक ज़्यादा खतरनाक होता है। अब बताओ क्यों? ये सवाल तो कॉम्प्लीमेंट्री लिया करो मेरे से। टेल मी द रीजन व्हाई डायस्टोलिक, एलिवेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस। ऐसा होता है ना, 120/80 नॉर्मल है, ठीक, दोनों 20-20 बढ़े हुए हैं, लेकिन बेटा 20 डायस्टोलिक बढ़ा हुआ ज़्यादा खतरनाक होता है। कार्डियक साइकिल याद करो बेटा, सिस्टोल का टाइम कितना होता है? बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डायस्टोल। सिस्टोल फेज में तो, सिस्टोलिक फेज में तो बहुत कम टाइम के लिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, डायस्टोलिक में तो प्रेशर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर डेंजरस। और ये चीज़ें आपको पता है क्यों पता होनी चाहिए? सोचो, अगर कभी कोई क्रिटिकल केस आए तो बेटा यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सबसे पहले उसे करेक्ट करो। डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। सोडियम किसी के लिए रिएक्टिव होता है वो, और पोटेशियम किसी और के लिए, और कैल्शियम किसी और के लिए। तो यू शुड प्लान योर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने आपको बताया था ना बेटा, एक नॉर्मल फिजिशियन में और एक अच्छे फिजिशियन में बेटा यही फ़र्क होता है। उसको भी पता है बेटा कि 120/80 होता है और 140/100 बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन ज़्यादा कौन सा खतरनाक है बेटा उसे ये पता रहेगा। उसकी नज़र पहले डायस्टोलिक पे जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको डेवलप करनी है। इन्वेस्टिगेशन शोज अ फास्टिंग सीरम ग्लूकोज लेवल ऑफ 212 mg/dl। फास्टिंग 212 यानी कि बहुत ज़्यादा है। HbA1c लेवल ऑफ 10.5, HbA1c भी आपका 10.5 है। अ यूरिन डिपस्टिक टेस्ट विद, डिपस्टिक तो पता है ना सबको, लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। टेस्ट विद माइक्रल टेस्ट 2 स्ट्रिप शोड एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन ऑफ 135 mg/L। देखो, जो अप टू 200 mg/day था ना, उसमें एल्ब्यूमिन इंक्लूडेड नहीं था। That was different kinds of protein, excluding albumin। बेटा टेक्निकल है ये चीज़। वो प्रोटीन का लॉस बॉडी बर्दाश्त कर लेगी, एल्ब्यूमिन नहीं होता उसमें। That was different proteins, जैसे मैंने बताया ना, टैम्स हॉर्सफेल प्रोटीन, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, बीटा कैरोटीन प्रोटीन, ये छोटे छोटे माइनर प्रोटीन्स जो होते हैं, ये इनका लॉस चलता रहता है। बट इफ एल्ब्यूमिन इज बीइंग एक्सक्रीटेड इन यूरिन, एल्ब्यूमिन का पास हो रहा है, तो आपकी पैथोलॉजी किडनी में आ चुकी है। देयर इज अ पैथोलॉजी इन किडनी, ये वाली समझ आई बात। सीरम BUN इज 28 mg/dl। BUN क्या होता है? पढ़ा भी, इट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इतना कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है अभी आपके लिए, चिंता मत करो। एंड सीरम क्रेटिनिन इज 1.9 mg/dl। ज़्यादा है कम है क्या है? क्रेटिनिन 1.9 है, तो बोलो ज़्यादा है।
नहीं, इट इज बेटा 1.9, 0.9 कुछ और है. बेस लाइन सीरम क्रिएटिनिन वॉज फाउंड टू बी 0.9. बेस लाइन, दैट इज बेस लाइन. His past medical history was relatively benign except for 13-year history of type 1 insulin dependent diabetes mellitus. ठीक है, तो 13 साल से he is on insulin medication. That means he is suffering from type 1 diabetes mellitus. He never had any previous hospitalization. His medication including isofane, insulin suspension, Novolin R and 22 units every morning before breakfast. बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन मत मांगना. आई एम वेरी वेरी पुअर एट फार्माकोलॉजी. ठीक है, सेकेंड ईयर में जब आप लोग पढ़ लोगे तो शायद मुझे आपसे पढ़ने आना पड़े. ड्रग्स में मेरा हाथ बहुत खराब है. ठीक है, तो इसको बस याद कर लेना. ठीक है, along with use of regular insulin sliding scale depending on the results of his home blood glucose monitoring. होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग देखी बेटा सीबीजी मशीन से ऐसे. अबे नेफ्रोपैथी का केस कैसा है पता है कैसे कंफर्म हुआ? बिकॉज ही इज रिलीजिंग एल्ब्यूमिन यूरिन में. ठीक है, ऐसे कंफर्म होता है. इट इज अ केस ऑफ नेफ्रोपैथी. अगर एल्ब्यूमिन बेटा यूरिन में पास हो रहा है, एल्ब्यूमिन नॉट प्रोटीन बेटा, स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन, देन इट इज अ कंफर्म्ड केस ऑफ नेफ्रोपैथी, क्योंकि पैथोलॉजी आपकी किडनी को डैमेज कर चुकी है. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक नेफ्रोपैथी. तो क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहेगा बेटा आपका? नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन along with presence of reducing sugar confirming to glucose. ठीक है, यूरिन में 2 चीज़ें रहेंगी आपकी, रिड्यूसिंग शुगर जो कि ग्लूकोज होगी क्योंकि डायबिटीज़ का पेशेंट, और दूसरा क्या रहेगा? एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन है तो कन्फर्म है. देखो दूसरा कोई प्रोटीन आ रहा है ना, अगर थोड़ा बहुत डिटेक्ट हो रहा है दूसरा कोई प्रोटीन, दैट इज सम अदर थिंग, उसका रीज़न कुछ और हो सकता है. बट इफ इट इज एल्ब्यूमिन इट इज 100% नेफ्रोपैथी. Diabetic nephropathy, also known as Kimmelstein-Wilson syndrome and intercapillary glomerular nephritis, is a progressive kidney disease caused by angiopathy of capillaries. यहाँ पे कहाँ पे पैथोलॉजी जैसे मैंने बताया? कैपिलरीज में, एंड स्पेशली देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि फिल्ट्रेशन वहीं से हो रहा है. कहाँ गया? Capillaries in kidney glomeruli and is characterized by nephrotic syndrome. It is always accompanied with nephrotic syndrome also. यानी कि पहले nephrotic syndrome होगा फिर नेफ्रोपैथी होगी. ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि पहले क्या होता है बेटा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नेफ्रोपैथी. सो यू हैव टू से फर्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके बाद नेफ्रोपैथी. वो प्रोग्रेस करता जा रहा है नेफ्रोपैथी. It is due to long-standing diabetes mellitus and is prime cause for dialysis in many Western countries. फिर से long-standing diabetes. ऐसा नहीं बेटा कोई 2 साल पुराना पेशेंट है, 3 साल, इवन 5 साल, long-standing diabetes. ठीक है. What are the risk factors? Risk factors यानी कि किन किन की वजह से इसका रिस्क बढ़ सकता है. पढ़ो. नंबर 1 इज जेनेटिक वेरिएबल्स. जेनेटिक वेरिएबल्स. ठीक. फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किसी की फैमिली में अगर जैसे डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की भी हिस्ट्री होती है. पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसे मैंने अभी बताया अगर 140-150 तक है दैट इज ओके, पर 250, 300, 5 महीने से आपका ग्लूकोज 250 के नीचे ही नहीं आ रहा तो दैट इज वेरी पुअर कंट्रोल. ठीक है. देन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, जितना ज़्यादा समय से डायबिटीज़ है उतना खतरा ज़्यादा है. एथनिसिटी, एशियंस एंड पीमा इंडियंस. क्या होता है पीमा इंडियंस? चलो देखना जाके पीमा इंडियंस क्या होता है. व्हाट आर पीमा इंडियंस? एक चीज सुनिए आप लोगों ने, न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. क्या होता है बेटा न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज? देखो जब दुनिया नई नई बनी थी ना, नई नई बनी थी जब दुनिया, तो उस टाइम जिन मंकीज का एवोल्यूशन हुआ था
बेटा दोज आर कॉल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज। फिर उनसे आगे जो जो बंदर और उनकी प्रजातियां बनती चली गई ना, इंक्लूडिंग वी आर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ये चीज याद रखना, हम भी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, वी आर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। देन प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से सोचो क्यों हो सकता है नेफ्रोपैथी? नहीं, हाइपरटेंशन से नेफ्रोपैथी क्यों हो सकती है? सोचो, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी पे भी तो प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हेमरेज होगा। हो सकता है यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन ना हो सकता है यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन ना हुआ हो अभी तक, लेकिन बेटा अगर कैपिलरी ही फट गई तो क्या एल्ब्यूमिन क्या ग्लोबुलिन, पूरा सामान नीचे नहीं आ रहा? सोचो, इसीलिए हाइपरटेंशन ऑल्सो। ठीक है। देन डिसलिपिडीमिया, यानी कि बढ़ी हुई लिपिड प्रोफाइल, ऑल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल, खराब लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, देखा 280, तो ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डिसलिपिडीमिया। गेट यूज टू विद दीज टर्म्स, डिसलिपिडीमिया, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, यूथायराइडिज्म, इन सब टर्म से जितना जल्दी फेमिलियर हो जाओगे बेटा उतना अच्छा रहेगा। ओबेसिटी मेरी तरह, एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग, ठीक है, वो वाला। क्यों स्मोकिंग से नेफ्रोपैथी क्यों हो सकती है बेटा? स्मोकिंग से क्यों होती है बेटा नेफ्रोपैथी? बेटा स्मोकिंग में निकोटिन होता है, एंड निकोटिन इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रेशर। अब मान लो किसी का ब्लड प्रेशर 200/140 है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, उसकी कैपिलरी पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, उसने 4 कश और मार लिए सिगरेट के, अगर वो मान लीजिए 220 तक पहुंच गया, दैट कैन बी वेरी क्रिटिकल, उसकी कैपिलरी बर्स्ट हो सकती है। ओके, दैट इज वाई स्मोकिंग। अंडरस्टूड? पैथोलॉजी, देर आर 3 मेजर, बेटा सुन लो आप, देर आर 3 मेजर हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। हिस्टोलॉजिकल चेंजेस समझते हैं बेटा? हिस्टोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? टिश्यू लेवल पे जो चेंजेस होता है। इन ग्लोमेरुलाई एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, जाहिर सी बात है जब ग्लाइकोसाइलेशन होगा, एक लेयर उस पर कार्बोहाइड्रेट की आ रही है तो थिक हो जाएगी, ठीक है। मेसेंजियल प्रोलिफरेशन, मेसेंजियल सेल्स का प्रोलिफरेशन, एंड ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ठीक है। The first change seen is glomerular basement membrane thickening, which is associated with microalbuminuria. सबसे पहले क्या शुरू होता है बेटा? माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया। माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया क्या होता है जानता है? अगर एल्ब्यूमिन का लॉस अप टू 200 या 250 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है, अप टू 250 मिलीग्राम पर डे, सिर्फ एल्ब्यूमिन का, बाकी कोई प्रोटीन हटा दो, सिर्फ एल्ब्यूमिन का, तो उसे कहा जाता है माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया। ये नेफ्रोपैथी की पहली स्टेज है। किसकी स्टेज है? नेफ्रोपैथी की पहली स्टेज। पहली स्टेज की डेफिनेशन क्या है? माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया। अगर माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया शुरू हो गया तो दैट मीन्स नेफ्रोपैथी स्टार्टिंग। Subsequently, nodular deposits develop and glomerular sclerosis worsens. धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होती जाती है और प्रोटीन लॉस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जब बेटा बॉडी से एल्ब्यूमिन निकल जाता तो क्या होता पता? एक और कार्डिनल साइन आपको मिल जाएगा, एडीमा। क्या होगा? एडीमा। एडीमा क्या होता है बेटा? 2 टाइप्स के होता है ना एडीमा, फिजियोलॉजी में पढ़ता है। कौन कौन से टाइप्स के? क्या टाइप्स होते हैं एडिमा के? अरे भगवान, अरे एडिमा यार, ये तो सबसे पहली क्लास में पढ़ाया जाता है यार, बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर होता है ना सबसे पहला, कौन से कंपार्टमेंट में कितना होता है बेटा, तो उसमें भी आता है बेटा। 2 टाइप के होता है, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग। नहीं पढ़ा? बेटा मेहनत करो आप लोग, प्लीज प्लीज बेटा मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो ऐसे चेक करते हैं, दिखाओ
जैसे पेशेंट होता है ना, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन का साइन होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पे जो एजिड पीपल होता है ना उनका देखा जाता है। जैसे ये इसको प्रेस करता है ना ऐसे, तो अगर तो ये जैसे इमीडिएटली वापस आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं आ रहा है, एक पिट बन जा रही है, गड्ढा बन जा रहा है, तो उसे पिटिंग वो कहते हैं एडिमा। बेटा ये चीज़ प्लीज़ आप लोग इस पर काम कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ हैं, यही है आपके कनेक्टिंग डॉट्स बनते हैं आगे चल के मेडिसिन को समझने में, ठीक है। तो जब एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है नेफ्रोपैथी में, तो वी आर प्रोन टू इवन एडिमा ऑल्सो, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस छोड़ो यार, क्या माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट होता है, दिन में जितना यूरिन होता है उसे कलेक्ट कर लेता है, उसमें एल्ब्यूमिन का एस्टिमेशन कर लेता है। मान लो 300 आ रहा है तो ठीक है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ज़्यादा आ रहा है तो मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है। बाकी वो दोनों केसेस टाइप 1 और टाइप 2 के ही हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी थी, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी बेटा, क्वेश्चन?